हेलो बच्चों, कैसे हो। आज जो है मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ाया था कि मोल क्या होता है और मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला वगैरह डिस्कस किया था। आज जो है इसी लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मोल के बेसिस पर एटम कैलकुलेट करना होगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना होगा। इस सब सारी चीज़ों को आज हम सीखेंगे, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। जैसे मान लो हम लिखें कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। हम एक मोल की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल CH4 की बात कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल CH4 में अगर हम कह दें कि बताओ कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होगा वह कितने के इक्वल होगा, ऑब्वियस है एक कार्बन है, एक होगा। अगर हम कह दें कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होगा वह कितने के इक्वल होगा, तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। अब बताओ एक कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम जो होगा वह कितने के इक्वल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो होगा वह 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 के बराबर। तो अब हम यहाँ पर देख करके बता सकते हैं कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो कार्बन के 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, टोटल नंबर ऑफ एटम जो है वह क्या है, 5 के बराबर है। लेकिन अगर हम कह दें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वह कितने के बराबर होगा, तो बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कार्बन में 6 होंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 होंगे, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। अगर हम कह दें कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने के इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में क्या होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर क्या होता है, 12 होता है। तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 12 - 6 क्या हो जाएगा, 6 के बराबर। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1, तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वह क्या होगा, 6 के बराबर हो जाएगा। अब बताओ कि ये जो आया वह एक मॉलिक्यूल के में आया, लेकिन अगर हम कहते हैं कि 10 मॉलिक्यूल CH4 है, 10 मॉलिक्यूल CH4 में बताओ कितने कार्बन एटम होगा। हमको पता है एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, तो 10 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 1 × 10, 10 के बराबर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 × 10, टोटल नंबर ऑफ एटम 5 × 10, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 × 10 और न्यूट्रॉन क्या होगा, 6 × 10। इस तरीके से अगर हमको एक मॉलिक्यूल में ये सारी चीजें पता है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ या 1 आयन की बात करें, 1 आयन ऑफ SO4 2- है। अब सल्फेट आयन है, इसके एक आयन की बात करें। अगर इसमें कहते हैं कि नंबर ऑफ सल्फर एटम बताओ कितने होंगे, 1 है, 1 सल्फर है। कहते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये कितने हो जाएंगे, 4 के बराबर हो जाएगा। अगर कहते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ, टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ ये कितने हो जाएंगे, 4 + 1 5 के बराबर। अगर हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बड़ा ध्यान से सुनना इसको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 × 4 32 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। तो बताओ ऑक्सीजन का 32, सल्फर का 16, तो 16 + 32 प्लस इस पर चार्ज क्या, -2 है। मतलब माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बाहर से, इसका मतलब -2 यूनिट चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन आया। अगर -4 यूनिट चार्ज होता तो 4 इलेक्ट्रॉन आता, -1 यूनिट चार्ज होता तो 1 इलेक्ट्रॉन आता। यहाँ पर -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 50 के बराबर हो गए। अब अगर इसमें हम बात करें टोटल चार्ज की बात करें,
कि टोटल चार्ज कितने के बराबर होगा, ये हमको देखना है। तो बताओ, अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो SO4 -2 है। -2 का मतलब होगा कि -2 यूनिट चार्ज है। -2 यूनिट चार्ज का मतलब होगा 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, राइट। कि -2 यूनिट चार्ज का मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस पर जो चार्ज होगा -1.6 10⁻⁻19 इंटू 2 कूलम के बराबर होगा, दैट इज -3.2 10⁻⁻19 कूलम। अब बताओ कि ये जो आया ये एक आयन में आया। अब अगर ये एक आयन में इतने सारे चार्ज, इतने सारे सल्फर एटम या ऑक्सीजन एटम या टोटल नंबर ऑफ एटम आ गया, और टोटल नंबर ऑफ आयन कैलकुलेट कर ले, और टोटल नंबर ऑफ आयन कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगा लेंगे, W/m बराबर N/Na। यहाँ से कैपिटल N कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ आयन या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इस पर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि इसको क्वेश्चंस के थ्रू किस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे, राइट ना। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, अगर हम कहते हैं कैलकुलेट फॉलोइंग इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस आयन। N3 माइनस आयन को क्या कहते हैं, जो N3 माइनस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एजाइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, एजाइड आयन। इसमें पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ आयन, तीसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चौथा है टोटल चार्ज। अब ये चार चीजें इसमें हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बड़े ध्यान से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4.2 ग्राम एजाइड आयन है, N3-1 आयन है। इसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना होगा, इसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ आयन कितना होगा, और देन कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल चार्ज कितने के इक्वल होगा। अभी हमने बताया कि अगर हमको नंबर ऑफ आयन पता चल जाए, तो नंबर ऑफ आयन अगर पता चलेगा तो एक आयन में कितने नाइट्रोजन एटम है ये फाइंड कर लेंगे और नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक नाइट्रोजन एटम में कह सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, या एजाइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैलकुलेट कर लेंगे और टोटल नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई कर देंगे, या टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे एक आयन का और टोटल नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीजें हमको क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब रहा कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, कैसे इसको करेंगे। तो बताओ कि 4.2 ग्राम N3 माइनस आयन है, इसमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। मास दिया हुआ है तो मास के बेसिस पर हमको आयन का नंबर सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर नंबर ऑफ आयन कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मास वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, W/m नंबर ऑफ मोल के लिए, राइट। अब W/m जब आ गया तो उसके बेसिस पर नंबर ऑफ आयन के लिए इक्वेट किससे करेंगे, N/Na से। तो हम यहां से कह सकते हैं, अगर इसके सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन की बात करें तो हम कहेंगे कि W/m बराबर N/Na। अब बताओ जो W है वह 4.2 है। नाइट्रो N3 माइनस आयन मतलब एजाइड आयन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है, और इसमें कितने नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है। तो 3 इंटू 14 क्या होगा, 42। 42 बराबर N डिवाइडेड बाय 6.023 10⁻23। जब यहाँ से N का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगा 6.023 10⁻22। बताओ कि ये N आया, मतलब ये किसके बराबर आया, नंबर ऑफ N3 माइनस आयन, मतलब एजाइड आयन आ गया।
अब एजाइड आयन का नंबर आ गया। जब एजाइड आयन का नंबर आ गया तो इस नंबर के बाद अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? ये तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया कि नंबर ऑफ आयन इतना होगा। पहला पार्ट आते हैं नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम। बताओ कि सबसे पहला कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम की अगर बात करें तो बताओ कि एक आयन में कितने नाइट्रोजन है? 3 है। N3 है तो 3 नाइट्रोजन एटम है। और अगर 3 नाइट्रोजन एटम है और आयन कितना है? 6.023 10⁻22। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 × 6.023 10⁻22। बताइए 18.069 10⁻22। बताइए नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम आ गया। अब इसमें दूसरा क्या कर रहा है? नंबर ऑफ आयन जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं, तो दूसरा भी हम यहां से लिख दें। नंबर ऑफ N3 माइनस आयन जो होगा ये आ जाएगा 6.023 × 10⁻23 के बराबर। तो नंबर ऑफ N3 माइनस आयन कैलकुलेट हो गया। अब तीसरा कैलकुलेट करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कैसे यहां पर कैलकुलेट करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा? एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है इसको फाइंड कर लेते हैं। और एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, जब इसको फाइंड कर लेंगे देन हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोसीड कर सकते हैं। तो बता N3 माइनस है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। 3 नाइट्रोजन एटम है तो 7 × 3 21 ये इलेक्ट्रॉन आ गया। और चार्ज कितना है? -1 यूनिट। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा 3 × 7 + 1 बराबर 22। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 22। लेकिन ये किस में आया? एक आयन में आया ना। तो ये अगर एक आयन में आया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस आयन, बताइए 22 × 6.023 10⁻22। बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथा हम लोग आते हैं कि टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। अब बताओ कि हमने बताया कि चार्ज तो ये -1 है। अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो बताओ -1 यूनिट चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वह क्या होता है? 1.6 -1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो इसको हम लोग लिखेंगे -1.6 10⁻−19 इंटू 6.023 10⁻22 कूलम के बराबर होगा। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो -9650 कूलम के क्या होगा? इक्वल होगा। तो अब ये सारी चीजें आ गया। अब सॉल्व तक कि मैंने इतना जल्दी कैसे सॉल्व किया, इसका हम तरीका बता रहे हैं। राइट, एक दो चीजें हमको याद करना होगा, देन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फटाफट इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। ओके देखो, हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट किया। देखो, जो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू क्या होता है? -1.6 10⁻−19 कूलम के बराबर होता है। लेकिन अगर हमें चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करना है तो उसमें एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगा -1.6 10⁻−19 इंटू Na, दैट इज एवोगाड्रो नंबर। और ये जो वैल्यू होता है ये -96500 कूलम, या हम लोग मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ लिखे तो 96500 कूलम, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 फेराडे कहते हैं। याद रखना, ये दैट इज कॉल्ड 1 फेराडे। मतलब चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका वैल्यू 96,500 कूलम होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 फेराडे बोलते हैं।
तो इसीलिए यहां पर 96500। हमने इससे पहले क्या किया था, Na नहीं था, Na का 1/10 था, क्योंकि 10^22 था, तो Na का 1/10 था, तो 1/10 करोगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिखा था 9650 कूलम। समझ में आ गया? तो ये याद रखना कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वह कितने के बराबर होता है, 96500, मतलब 96,500 कूलम, और ये वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, 1 फैराडे के बराबर कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे हम नीट या जेईई मेन की बात करें या एडवांस की बात करें, इसमें क्वेश्चन कुछ अलग से आता है। जैसे 4 ऑप्शंस दे देंगे और पूछ देगा इसमें बताओ किसमें सबसे ज्यादा एटम है, किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या करता है, अराइज करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन उस तरीके का सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमको ये कैलकुलेट करना हो कि किसमें सबसे ज्यादा एटम है, किसमें। तो एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है, और उस क्वेश्चन को करके हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखें, which of the following has highest number of atom। ऑप्शन ए कहते हैं 22.4 लीटर CO2 एट NTP, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन बी कहते हैं 2 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर। तीसरा ऑप्शन कहते हैं 112 ग्राम ऑफ आयरन एटम। और चौथा कहते हैं, सपोज करो, कहते हैं कि 112 लीटर ऑफ CH4 एट NTP। अब ये 4 ऑप्शन दिया, इस चारों ऑप्शन में से हमको ये बताना है कि किसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम होगा। अब देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम होगा, इसको जब हमको कैलकुलेट करना है, तो अब इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको ये पता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होगा, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो CO2 है, तो CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, 3 एटम है। सिल्वर है, ये ऑलरेडी एटम ही है, एटॉमिक फॉर्म में है। आयरन है, ऑलरेडी एटॉमिक फॉर्म में है। और CH4 के एक मॉलिक्यूल में क्या 5 एटम है। अगर इस तरीके से हम लोग क्या करें, सभी का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लें और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होगा और इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तुम लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश करो इसको, तो कोशिश करो, हम क्या करते हैं यहां पर सॉल्व करते हैं। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला ए ऑप्शन बताओ, ए ऑप्शन में दिया हुआ 22.4 लीटर ऑफ CO2, बताओ वॉल्यूम दिया हुआ है और NTP पर दिया हुआ है। अगर वॉल्यूम NTP पर दिया हुआ है और इसमें हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के बाद हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे। और जब मॉलिक्यूल कैलकुलेट हो जाएगा तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। तो बताओ नंबर ऑफ मोल में V/22.4 बराबर N/Na से इक्वेट करो। बताओ V का वैल्यू भी 22.4 बाई 22.4 बराबर क्या होगा, N/Na। तो N इक्वल टू क्या आ गया, Na। तो हम क्या कर सकते हैं, ए ऑप्शन में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वह किसके बराबर होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। अब हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम, तो बता Na इंटू 3 होगा। क्यों होगा, 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि CO2 में कितने एटम है, 3 एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, 3 Na के क्या हो गया, इक्वल हो गया। नाउ अब हम लोग आते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है 2 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर। बताओ ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ही होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम होता है। इसका मतलब इसमें बी ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर एटम जो होगा वह कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अब नंबर ऑफ मोल अगर पता हो गया तो नंबर ऑफ सिल्वर एटम कितने के इक्वल होगा,
नंबर ऑफ सिल्वर एटम बराबर 2Na। तो बताओ कि ए ऑप्शन में 3Na है, बी ऑप्शन में क्या है 2Na के बराबर है। अब हम चेक करते हैं सी ऑप्शन। बताओ सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन में दिया हुआ 112 ग्राम, मतलब इसमें मास दिया हुआ है। और अगर इसमें मास दिया हुआ, इस मास को कन्वर्ट करना किस में है, पहले मोल में कन्वर्ट करना है। और मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, W/m बराबर N/Na लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहां से कि W/m इक्वल टू N/Na। बताओ W कितना है 112, m कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है आयरन का 56। याद रखना एटॉमिक नंबर 1 से 35 तक सभी के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद रखने हैं, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, एकदम याद रहना चाहिए। तो 112/56 बराबर क्या होगा N/Na। इसका मतलब n बराबर क्या आ गया 2Na। तो सी ऑप्शन में नंबर ऑफ एटम कितना आ गया 2Na के बराबर आ गया। अब हम लोग आते हैं डी ऑप्शन। अब बताओ डी ऑप्शन में अगेन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। और कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 112 लीटर दिया हुआ CH4 का। अब अगर CH4 का 112 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है और NTP पर, तो वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम को क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और कैसे कन्वर्ट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल में, तो V/22.4 बराबर N/Na। बताओ V दिया हुआ 112, 22.4 बराबर N/Na। तो N बराबर क्या हो जाएगा 5Na। अब बताओ ये जो N आया, ये N क्या आया, नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल आया। लेकिन हमको कहां पर जाना है, एटम पर जाना है। तो एटम के लिए बताओ कि CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 4 हाइड्रोजन के और 1 कार्बन के, टोटल एटम कितना हो गया 5। तो हम क्या कहेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम बराबर 5 इंटू 5Na। और ये क्या आ गया 25Na। बताओ सबसे हाईएस्ट किस में आया, डी ऑप्शन में आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा कि इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम क्या है प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं। हम एक क्वेश्चन और उठाने वाले हैं अभी, ठीक है, जो कॉमन क्वेश्चन है। इस कॉमन क्वेश्चंस को देखना ही देखना है ढंग से, और इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी होना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब हम एक क्वेश्चन और आते हैं, तब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के तरीका को यहां छोड़ करके थोड़ा आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं जहां पर हम लोग एटॉमिक वेट कैलकुलेशन को क्या करेंगे, देखते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं एक क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना, एलिमेंट A and B forms two compound AB and AB2 if 0.1 mole of AB has mass 2.8 gram and 0.2 mole of AB2 has 8.8 gram mass. Calculate atomic weight, atomic mass of element A and B। अब यहां पर क्या कह रहा है कि A और B दो एलिमेंट हैं जो दो कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है। कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, AB फॉर्म कर रहा है और AB2 फॉर्म कर रहा है। अब कह रहा है कि AB के 0.1 मोल का मास 2.8 ग्राम है, जबकि AB2 के 0.2 मोल का मास 8.8 ग्राम है। अब ये डाटा दिया हुआ,
और इसके बेसिस पर कैलकुलेट करना है कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ए और बी क्या होगा। अब सवाल उठता है इसको हम लोग अप्रोच कैसे करें। मतलब मोल दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, यहां भी मोल है और मास है, दोनों जगह ए बी और AB2 दोनों के लिए मोल भी दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है। मोल और मास का रिलेशन जो आता है वह क्या होता है, N बराबर W/m आता है। हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और इसी फॉर्मूला को यूज करके देखते हैं कि कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं, क्योंकि हमको कैलकुलेट करना है ए और बी का एटॉमिक मास, तो हम ए का एटॉमिक मास का मान लेते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ ए बराबर m1 मान लेते हैं और एटॉमिक मास ऑफ बी मान लेते हैं m2 के बराबर। अगर हमने m1 m2 कैलकुलेट कर लिया तो बताओ ए और बी का क्या होगा, एटॉमिक मास जो होगा वह कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि ए और बी का एटॉमिक मास अगर हमको कैलकुलेट करना है, यहां पर किस तरीके से अप्रोच करना है। सबसे पहले आ जाओ ए बी। ए बी के लिए बताओ नंबर ऑफ मोल बराबर W/m लिखेंगे, मास बाय मोलर मास। बताओ ए बी के नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं, 0.1 के बराबर, तो n के जगह 0.1 रखा और W कितना दिया हुआ है 2.8 ग्राम, तो W के जगह 2.8 रखेंगे। m की बात करो, बता A का एटॉमिक वेट m1 और B का एटॉमिक वेट क्या है m2, तो इसका जो मास होगा वह क्या होगा m1 प्लस m2, मोलर मास हो जाएगा। एक A है और एक B है, तो एक A का एटॉमिक वेट m1 और एक B का एटॉमिक वेट m2, दोनों का सम ले लेंगे। इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करोगे तो m1 प्लस m2 बराबर 28, इक्वेशन 1 मान लिया, एक रिलेशन आ गया। अगर इसी तरीके से हमको दूसरा रिलेशन आ जाए, तो दूसरा रिलेशन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से AB2 लेते हैं। AB2 अगर लेंगे तो अगेन n बराबर क्या लगेंगे, W/m लगाएंगे। तो n बराबर W/m लगाएंगे तो बता जो n का वैल्यू होगा ये 0.2 है, W 8.8 है। अब बता AB2 का मोलर मास क्या होगा, एक A का एटॉमिक मास अब प्लस 2B का एटॉमिक मास, तो एक A का एटॉमिक मास m1 हो गया और 2B का क्या हो गया 2m2 के बराबर। इसका मतलब m1 अब प्लस 2m2 जो होगा वह 44 के बराबर होगा, इक्वेशन 2 आ गया। अब बता दो इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अगर हम कहते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं तो बताइए m1 प्लस 2m2 से m1 प्लस m2 को माइनस करोगे, m1 m1 कैंसिल, 2m2 से m2 गया तो क्या बचेगा m2 बचेगा, और 2 माइनस 1 करोगे तो 44 माइनस 28 बराबर 16। इसका मतलब B का एटॉमिक वेट कितना आ गया 16। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम लोग m2 का वैल्यू पुट करते हैं तो m1 आ जाएगा। तो m2 का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो m1 प्लस 16 बराबर 28, बता m1 का वैल्यू कितना आ गया 12 के बराबर। इसका मतलब एटॉमिक वेट ऑफ A बराबर 12 एंड एटॉमिक वेट ऑफ B बराबर क्या आ गया 16। इस तरीके से A और B का एटॉमिक वेट हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। राइट, ठीक है, इसको नोट कर लो। राइट, तो ये मोल कैलकुलेट करने का तरीका समझ में आ गया कि मोल किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसके आगे आते हैं, हम लोग आते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, अगर हमको एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है, या इसी को हम लोग एवरेज आइसोटोपिक मास भी कहते हैं, एवरेज आइसोटोपिक मास। एवरेज आइसोटोपिक मास, देखो ये क्या होता है। एवरेज आइसोटोपिक मास की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है, क्या होता है ये कि जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है, इसके डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे। अब अगर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, हर आइसोटोप का एक डिफरेंट अकरेंस होगा नेचर में। इस अकरेंस के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, एवरेज आइसोटोपिक मास को कैलकुलेट करेंगे। राइट, अब जैसे मान लो हम कह दें कि एलिमेंट X है,
एलिमेंट x का मान लेते हैं कि ये क्या है, m1 इसका एक आइसोटोप है और इसी एलिमेंट x का m2 क्या है, दूसरा आइसोटोप है। तो एलिमेंट x के दो आइसोटोप है, एक आइसोटोप का मास नंबर जो है, एटॉमिक मास जो है वह m1 के बराबर है और दूसरे के एटॉमिक मास जो है वह m2 के बराबर है। अगर कह दें कि इसका जो परसेंटेज एबंडेंस है वह मान लो a% है और इसके कितने परसेंट है, b% है। a प्लस बी जो होगा वह किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा, राइट। अब अगर दोनों के परसेंटेज एबंडेंस पता है और दोनों के एटॉमिक मास पता है तो हमको एवरेज कैलकुलेट करना है। तो जो सिंपल हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो हम एक सिंपल एग्जांपल दें, कहते क्लास में 100 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट का मास जो है वह 50 केजी है और 60 स्टूडेंट का मास जो है वह 60 केजी है। कहते एवरेज मास कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 40 स्टूडेंट का मास 50 केजी है तो क्या करोगे, 40 इंटू 50 अब प्लस 60 स्टूडेंट का मास 60 केजी है तो 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, वो एवरेज मास होगा। सेम कंसेप्ट यहां लगाओ कि M1 है आइसोटोप वाले का परसेंटेज एबंडेंस A है और M2 आइसोटोप वाले का परसेंटेज एबंडेंस क्या है, B के बराबर है। तो परसेंटेज जो एवरेज आइसोटोपिक मास होगा वह AM1 अब प्लस BM2 अब डिवाइडेड बाय क्या होगा, A प्लस बी, और A प्लस बी कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, यही क्या होगा, एवरेज आइसोटोपिक मास हो जाएगा। अब किसी भी मान लो 3 एलिमेंट, किसी एलिमेंट के 3 आइसोटोप होता तो उसका परसेंटेज C होता, यहाँ पर M3 होता तो लिखते AM1 प्लस BM2 प्लस CM3 डिवाइडेड बाय A प्लस बी प्लस C। इन तीनों के सम क्या होते, 100 के बराबर होता। अब इस पर आईटी ने भी क्वेश्चंस पूछ रखा है, बहुत पहले इसमें आईटी में क्वेश्चंस आया है। हम एक क्वेश्चन इस पर लाते हैं, जैसे मान लो हम कहते हैं कि बोरान हैज 2 आइसोटोप B10 and B11 if their percentage abundance are 20% and 80% respectively, calculate average आइसोटोपिक मास। हम क्या करें, यहां पर बोरान है, इसके 2 आइसोटोप है, कौन कौन से आइसोटोप है, B10 है और दूसरा आइसोटोप क्या है, B11 है। और उसके जो परसेंटेज एबंडेंस है वह परसेंटेज एबंडेंस कितना कितना है, एक का 20% है और दूसरे का क्या है, 80% है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना, एवरेज आइसोटोपिक मास फाइंड करना है। अब सवाल उठता है ये एवरेज आइसोटोपिक मास किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर ये फॉर्मूला लगा लें, तो ये फॉर्मूला क्या है एवरेज आइसोटोपिक मास का, AM1 प्लस BM2 डिवाइडेड बाय A प्लस बी, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, 100। तो बताओ जो A है वह A कितना है, 20% है और B कितना है, 80% है। तो बता A अगर 20% है तो 20 इंटू 10 अब प्लस 80 इंटू 11 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 के बराबर। तो बताओ ये जो वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू कितने की इक्वल आएगा, 200 प्लस 880 और डिवाइडेड बाय 100। इसको लिख सकते हैं 1080 डिवाइडेड बाय 100 और ये वैल्यू क्या आ गया, 10.8 के बराबर आ गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज आइसोटोपिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो एवरेज आइसोटोपिक मास अगर कैलकुलेट करना होगा तो ये फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो एवरेज आइसोटोपिक मास क्लियर हो गया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज एबंडेंस निकालेंगे जो दिया हुआ रहेगा और परसेंटेज एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास प्लस दूसरे का परसेंटेज एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 100 कर देंगे और इसके बेसिस पर एवरेज आइसोटोपिक मास कैलकुलेट हो जाएगा। मुझे याद आ रहा IIT JEE एडवांस में भी 5-6 साल पहले
इस पर क्वेश्चन आ रखा है जिसमें आयरन का आइसोटोप्स दिया हुआ था, उसके परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ था और पूछ रहा था कि एवरेज आइसोटोपिक मास कितने के इक्वल होगा, राइट। तो ये क्लियर हो गया, तो इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इज इट क्लियर? नाउ अब हम लोग आते हैं एवरेज मोलर मास, या इसी को एवरेज मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। एवरेज मोलर मास का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई मिक्सर है, इस मिक्सर में क्या हो, गैसेस का मिक्सर है, और इस मिक्सर में क्या हो, एक से अधिक टाइप के कंपाउंड प्रेजेंट हो। जैसे मान लो एक मिक्सर लिया, उसमें CH4 भी प्रेजेंट है, उसमें CO2 भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो CH4 का मोलर मास अलग होगा, CO2 का मोलर मास अलग होगा, ऑक्सीजन का मोलर मास अलग होगा। तो इंडिविजुअल का मोलर मास तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर तीनों को मिला दिया तो तीनों को मिलाने के बाद जो एवरेज मोलर मास होगा वह कैसे कैलकुलेट होगा। मतलब मोलर मास का मतलब क्या होता है? एक मोल का मास, एक मोल मॉलिक्यूल्स लो, एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसी मास को हम लोग क्या कहेंगे? एवरेज मोलर मास कहेंगे, राइट। अब एक मोल मॉलिक्यूल के मास को एवरेज मोलर मास कहेंगे, तो अगर किसी मिक्सर के एक मोल का मास पता चल जाए तो एवरेज मोलर मास आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा कि जो एवरेज मोलर मास होगा, जिसको हम लोग AMM कहेंगे, इसको कह सकते हो टोटल मास, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? टोटल मोल कर देंगे। तो बताइए मास पर यूनिट मोल आ गया, और मास पर यूनिट मोल जो होगा वही किसके बराबर होगा? हम कह सकते हैं कि एवरेज मोलर मास के बराबर होगा। अब टोटल मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मान लो सभी का मोल अलग अलग है, मान लो कि 3 कंपाउंड है, उसके मोलर मास M1 M2 M3 है, और उसके रिस्पेक्टिव मोल जो है वह N1 N2 N3 है। तो हमने क्या कहा? N1 मोल का मोलर मास M1 है, N2 मोल का मोलर मास M2 है, और N3 मोल का जो मोलर मास है वह क्या है? M3 के बराबर है। तो सभी के मोलर मास हमको पता है, सभी के मोल पता है, तो टोटल मास जो होगा क्या, इसको N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? टोटल मोल N1 प्लस N2 प्लस N3। तो हम लोग ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि टोटल मास कैलकुलेट कर लें किसके बेसिस पर? मोल के बेसिस पर। मोल दिया हुआ है, मोल इंटू मोलर मास कर दो, मास आ जाएगा। तो N1 मोल का मॉलिक्यूलर मास अगर M1 है तो N1 इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास कर दिया तो कंपाउंड 1 का मास आ गया, ये कंपाउंड 2 का मास आ गया, ये कंपाउंड 3 का मास आ गया। तो तीनों का सम ले लिया तो टोटल मास आ गया, और डिवाइडेड बाय टोटल मोल कर दिया, ये क्या हो गया? एवरेज मोलर मास के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज मोलर मास क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एवरेज मोलर मास N1 M1, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लें, मान लो हम कहते हैं एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कहते हैं कि 2 मोल O2 है और प्लस जो है 3 मोल CH4 है। अब 2 मोल O2 है, 3 मोल CH4 है, कहते हैं बताओ इसका जो एवरेज मोलर मास होगा या मीन मोलर मास होगा वह कितने के बराबर होगा। अब बताओ कि 2 मोल O2 3 मोल CH4 दे रखा है, एवरेज मोलर मास दिया हुआ है, तुमको CH4 का मोलर मास पता है, तुमको O2 का मोलर मास पता है, उसके मोल दिया हुआ है। अब यहां से हम लोग एवरेज मोलर मास क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो AMM होगा, बता 2 मोल O2 का मोलर मास 32, हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू 32 अब प्लस 3 इंटू 16 और डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2 प्लस 3, बताइए 64 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 5, ये जो वैल्यू आ गया 112 डिवाइडेड बाय 5। तो 112 डिवाइडेड बाय 5, बताइए इसको सॉल्व करो, 5 इंटू 10 2 और ये 4, 22.4। तो एवरेज मोलर मास जो होगा वह किसके बराबर होगा? 22.4 के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे?
एवरेज मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम एक क्वेश्चन और उठाते हैं, राइट। कहते हैं कि एयर कंटेन 79% नाइट्रोजन एंड 29% ऑक्सीजन। कैलकुलेट एवरेज मोलर मास of air if percentage is by volume और नंबर 2 परसेंटेज इज बाय मास। अब क्या करा कि एयर में 79% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। 79% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। तो करा एवरेज मोलर मास ऑफ एयर कैलकुलेट करना है। कब? जब ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो और दूसरा जब ये परसेंटेज क्या हो, बाय मास हो। मतलब परसेंटेज दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया था ऊपर में कि परसेंटेज कौन सा है, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दिया परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, परसेंटेज बाय मास है। दोनों केस में हमको एवरेज मोलर मास क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले परसेंटेज बाय वॉल्यूम के बेसिस पर। इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज बाय मास का मतलब क्या होता है, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, राइट। देखो परसेंटेज बाय वॉल्यूम अगर दिया हुआ हो तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम का सीधा मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज बाय मोल। याद रहेगा कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब परसेंटेज बाय मोल, या इसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। अभी तुम याद रखो परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब परसेंटेज बाय मोल। इसका मतलब क्या होगा कि 79% बाय मोल नाइट्रोजन है और 21% बाय मोल क्या है, ऑक्सीजन है। अब बता 79% बाय मोल है, इसका मतलब अगर हमने टोटल मोल 100 मान लिया तो 100 मोल में से 79 मोल नाइट्रोजन होगा और 21 मोल क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, राइट। तो अब अगर हम AMM कैलकुलेट करें, एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करें तो 79 इंटू 28 नाइट्रोजन का मोलर मास, अब प्लस क्या लिखेंगे 21 इंटू 32 और डिवाइडेड बाय 79 प्लस 21। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एवरेज मोलर मास आ जाएगा। ये किस केस में आएगा, जब दिया हुआ होगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम के लिए हम लोगों ने एवरेज मोलर मास को क्या किया, इस तरीके से फाइंड किया। लेकिन अब सवाल रहा कि परसेंटेज बाय मास अगर दिया हुआ है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। बताओ परसेंटेज बाय मास अगर दिया हुआ है, इसका मतलब अगर एयर 100 ग्राम लेंगे तो 100 ग्राम एयर में 79 ग्राम नाइट्रोजन होगा और 21 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अब बताओ 79 ग्राम नाइट्रोजन और 21 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो हमको पता है टोटल मास बाय टोटल मोल होगा। अब अगर टोटल मास हमको 100 पता है, 100 पता है, लेकिन 100 ग्राम में 79 ग्राम का मोल नाइट्रोजन है, तो 79 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का मोल क्या होगा जब ये कैलकुलेट कर ले, और 21 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का मोल कितना होगा ये कैलकुलेट कर ले और टोटल मोल से हम डिवाइड कर दे, पता एवरेज मोलर मास आ जाएगा। तो एवरेज मोलर मास आने के लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको मोल कैलकुलेट करना है, राइट। तो हम क्या कहेंगे कि परसेंटेज दिया हुआ है, इस परसेंटेज में हम मान लेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट मास ऑफ एयर इक्वल टू 100 ग्राम। तो एयर का मास अगर 100 ग्राम आ गया तो बताओ कि मास ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वह 79 ग्राम और मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वह किसके बराबर होगा, 21 ग्राम। तो नाइट्रोजन का मास आ गया 79 ग्राम, ऑक्सीजन का मास आ गया 21 ग्राम। यहां से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन बताओ 79 बाय 28 नाइट्रोजन का मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन 21 बाय 32, बताओ ऑक्सीजन का मोल आ गया 32 और टोटल मास कितना है 100। तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है,
एवरेज मोलर मास। तो अब अगर हम यहाँ से एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करें, बता एवरेज मोलर मास क्या आ जाएगा, 100, टोटल मास 100 हो गया और टोटल मोल क्या आ गया 79/28 और प्लस क्या होगा 21/32। बताइए एवरेज। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर परसेंटेज दिया हुआ हो, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि ये परसेंटेज बाय मोल है, बाय वॉल्यूम है कि बाय मास है। बाय मोल या बाय वॉल्यूम होगा तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट कर लेंगे। बाय मास होगा तो सबसे पहले हमको बाय मोल नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा और मोल को कैलकुलेट करने के बाद देन हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे। तो ये समझ में आया या नहीं आया समझ में? तो इसको नोट कर लो, हम एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करो फटाफट। इसे क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि देयर इज ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ईच ऑफ नाइट्रोजन, NO2 and N2O4 if all N2O4 converted into NO2, calculate average molar mass after completion of conversion of N2O4 into NO2। अब इस क्वेश्चन में क्या करा कि एक मोल सभी का N2 का, NO2 का, N2O4 का, सभी के क्या एक एक मोल दिया हुआ है। अब एक एक मोल दिया हुआ है, करा जब N2O4 का एक मोल किस में कन्वर्ट कर जाएगा, NO2 में कन्वर्ट कर जाएगा, तब इसका एवरेज मोलर मास होगा वह कितने के इक्वल होगा, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब यहां पर सबसे पहले हमको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा N2O4 से किसमें, NO2 में। और ये जब कन्वर्ट होगा तो आफ्टर कन्वर्शन हमको फाइंड करना पड़ेगा कि मिक्सर में क्या क्या बचा और उसके बेसिस पर हमको एवरेज मोलर मास क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। तो अब हम सबसे पहले करा कि जो N2O4 है ये कन्वर्ट कर रहा है NO2 में, बता बैलेंस करोगे 2NO2 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि N2O4 का एक मोल NO2 के कितने मोल बना रहे हैं, 2 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो N2O4 का एक मोल NO2 का 2 मोल बना रहा है। बता N2O4 के कितने मोल है, 1 मोल है। तो अगर इसका 1 मोल लोगे तो बताइए कन्वर्ट करके कितने मोल बना देगा, 2 मोल। तो अब बताओ कि N2O4 का 1 मोल अब नहीं रहा, ये 1 मोल NO2 के कितने मोल में कन्वर्ट करके, 2 मोल में। अब हम कहते हैं कि मिक्सर में बताओ क्या क्या है। तो मिक्सर में क्या क्या होगा, नाइट्रोजन होगा और इस नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे, 1 मोल होगा। और दूसरा होगा NO2, लेकिन NO2 के कितने मोल होंगे, बता 1 मोल NO2 पहले से प्रेजेंट है और बाद में 1 मोल N2O4 से 2 मोल NO2 बन चुका है। तो टोटल मोल ऑफ NO2 जो आया 1 + 2 = 3 मोल आ गया। तो अब हमारे पास मिक्सर में 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल क्या है, NO2 है। अब 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल NO2 है, तो इसको अब क्या करना है, हमको कन्वर्ट एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो अब अगर हम एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करें तो कहेंगे N1M1 N2M2 डिवाइडेड बाय N1 + N2, टोटल मास बाय टोटल मोल। तो बता N1 नाइट्रोजन के लिए 1 × 28 + 3 × NO2 का कितना हो जाएगा 46 और डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 + 3। तो बता ये क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास के इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या देखें कि अगर एक से दूसरे में कन्वर्ट करता है तो कन्वर्ट करने के बाद हमको कितने मोल बनेगा, इस मोल को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है इतना ही होगा। अब इसके बाद जो है इसी मोल कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे देखेंगे, इसके आगे देखेंगे। लेकिन जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। आज जो लेक्चर नंबर 2 आया इसको अच्छे से रिवाइज करना। देन जो तुमको जो भी असाइनमेंट वगैरह मिल रहा है या जो भी बुक्स हैं उससे कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना है और इसको ढंग से